हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी पेपर हुआ वो बेहतर से गया होगा। आपने अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दिया, पेपर दिया। अब हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में एंट्री मारे हैं, तो सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे और किस प्रकार से कौन कौन सा पेपर है, कितने नंबर का पेपर आपको पढ़ना है, कौन कौन सा पेपर में कितना यूनिट है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए। सबसे पहले हमने आपको ये पीडीएफ के रूप में बना दिया है और एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस डिस्कशन सेकेंड सेमेस्टर का, ये सारी चीज़ें आप लोग को थोड़ा बहुत जानकारी होगा चूँकि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर पास हो गए हैं। ठीक है, देखिए अब सेकेंड सेमेस्टर में ग्रुप ए वाले में, फर्स्ट सेमेस्टर में भी ग्रुप ए होता है, ग्रुप बी होता है, सेकेंड सेमेस्टर में भी ग्रुप ए और ग्रुप बी होता है। सेकेंड सेमेस्टर में ग्रुप ए में कौन कौन से ब्रांच वाले आते हैं हमने लिख दिया है। पहला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले, मैकेनिकल वाले और कंप्यूटर साइंस वाले। इन तीनों को ग्रुप ए में रखा जाता है और ये यहाँ नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में ही नहीं, सेकेंड सेमेस्टर का भी यही रूल है कि ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस ग्रुप ए वाले में थे। और बचा कौन सा, जनरली 5 पेपर ही, 5 ब्रांच वाले ही प्रीफर करते हैं डिप्लोमा में। बचा कौन सा, तो सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, वो ग्रुप बी में हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इस बार ग्रुप ए वाले का डिस्कशन कर रहे हैं। तो ग्रुप ए में हो गया इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस। अब इन तीनों को सेकेंड सेमेस्टर में सेम सिलेबस पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो अलग पढ़ना है, मैकेनिकल वाले हैं तो अलग पढ़ना है और कंप्यूटर वाले हैं तो अलग पढ़ना है। नहीं, यहाँ पे ग्रुप ए वाले को पढ़ना होता है और ग्रुप बी वाले को पढ़ना होता है। यहाँ पे बस आपका ब्रांच जो है वो नाम का होता है कि हाँ आप इलेक्ट्रिकल से हैं, आप मैकेनिकल से हैं, आप सिविल से हैं, आप लहसुन प्याज जो भी से हैं, सारा सेम ही होता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में होता है। ठीक है, तो ग्रुप ए में 3 हो गए। अब ग्रुप ए में कौन कौन सा पेपर पढ़ना है उस चीज को हम लोग जरा देखते हैं। देखिए, ग्रुप ए में आपको टोटल 5 पेपर पढ़ने होते हैं। पेपर की बात कर रहे हैं यानी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। टोटल सब्जेक्ट जो होता है 5। बोलिएगा फर्स्ट सेमेस्टर में भी तो 5 ही था। बिल्कुल भाई, इस सेमेस्टर में भी 5 ही पढ़ने होंगे आपको। जो थ्योरी का पेपर होता है वो 5 ही होता है हर एक सेमेस्टर में, हर एक पेपर में, हर एक ब्रांच में, सभी में 5-5 ही होते हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला का नाम है, फर्स्ट वाले का नाम है मैथमेटिक्स 2। आप लोग इलेक्ट्रिकल वाले ग्रुप ए वाले फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स 1 पढ़े होंगे, आप पता होगा। मैथमेटिक्स 1 फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स अप्लाइड फिजिक्स 1 फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे। तो उसी का और इम्प्रूव्ड है, या बोले तो और जो सिलेबस है वो यहाँ पे पढ़ना है। तो मैथमेटिक्स 2, अप्लाइड फिजिक्स 2, फिर से बोल रहे हैं मैथमेटिक्स 1 और अप्लाइड फिजिक्स 2 1 कहाँ पढ़े होंगे आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इसमें मैथमेटिक्स 2 पढ़ना है, अप्लाइड फिजिक्स 2 पढ़ना है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सिस्टम। सिंपल नाम इसका हम लोग याद रखते हैं आईटी सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला। ठीक है, तो ये तीसरा पेपर हो गया। चौथा है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसमें सिंपली नाम इसको हम लोग देते हैं ट्रिपल ई। तो कितने हुए, 1 2 3 4 और लास्ट कौन सा बचा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। 5 पेपर हो गए। अब पांचों पेपर के लिए आपको जो टीचर अवेलेबल होंगे, अलग अलग टीचर अवेलेबल होंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स का कोई पढ़ाएंगे, कोई अप्लाइड फिजिक्स का पढ़ाएंगे, कोई आईटी का पढ़ाएंगे, कोई ट्रिपल ई का और कोई मैकेनिक्स का। क्लियर है। अब हम जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स का डिस्कस करने वाले हैं, यानी हम जो पेपर पढ़ाने वाले हैं वो कौन सा पेपर होगा, अप्लाइड फिजिक्स का। ठीक है, चलिए तो अप्लाइड फिजिक्स में अब क्या क्या है वो जरा देखते हैं। देखिए,
अप्लाइड फिजिक्स में आपको जो टोटल यूनिट पढ़ने हैं वो कितने यूनिट पढ़ने हैं, वो 7 यूनिट पढ़ने हैं, ठीक है। अप्लाइड फिजिक्स, अच्छा कितने मार्क्स का होगा पहले ये भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। अप्लाइड फिजिक्स या कोई भी जितने सारे पेपर है वो सारे के सारे 70 मार्क्स का, यहाँ पे जो एक्सटर्नल पढ़ाया जाता है वो 70 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इस 70 मार्क्स में जो टोटल यूनिट है, टोटल कितने यूनिट है, टोटल यूनिट यहाँ पे 7 देखने को मिलेगा। यूनिट का नाम हमने लिखा है, देखिए एक एक करके, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ देखने को मिल रहा है कि वेव मोशन है, लेकिन एक्चुअल में अगर, और अभी जस्ट हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, इस यूनिट में हमको 2 यूनिट और पढ़ने होते हैं, वो होता है एसएचएम और होता है एकॉस्टिक्स। फिलहाल जो यूनिट का आपके सिलेबस में नाम लिखा हुआ उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वेव मोशन पहला हो गया, दूसरा है ऑप्टिक्स, तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चौथा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, पांचवा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और छठा सेमीकंडक्टर फिजिक्स, और सातवां है आपका मॉडर्न फिजिक्स। सातवां कौन सा है, मॉडर्न फिजिक्स, सातवां यूनिट हो गया, ठीक है। ये 7 यूनिट आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। अब हम लोग एक एक यूनिट देखेंगे कि एक एक यूनिट में कौन कौन सा लेवल आपको, कौन कौन सा फर्स्ट यूनिट में क्या चीजें पढ़ना है, सेकंड में क्या पढ़ना है, थर्ड में क्या पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग सारे यूनिट का डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं। अभी फिर से बोल रहे हैं, अभी हम सिलेबस आपको अब पढ़ा नहीं रहे हैं, बस आपको ये बता रहे हैं कि अप्लाइड फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, यही बातें अभी बस बताया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट यूनिट कौन सा था, फर्स्ट यूनिट है वेव मोशन। थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं, देखिए फर्स्ट यूनिट जो है वो कौन सा है, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें देखिए हमने अभी आपको बताया कि अभी नाम का सिर्फ आपको एक यूनिट लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसमें कितने पढ़ने हैं, 3 यूनिट पढ़ने हैं। देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहला जो है इसमें वेव मोशन के बारे में, वेव मोशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके प्रिंसिपल क्या है, इसमें डिफिनेशन कितने का पढ़ना है, और इसके साथ जो टर्म है उन सभी को पढ़ना है। हमने सारे कंटेंट लिख दिया है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझिए कि इस वेव मोशन में आपको 3 यूनिट पढ़ने हैं। पहला तो खुद वेव मोशन हो जाएगा, दूसरा है सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसका नाम होता है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। और तीसरा इसमें पढ़ना है एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग या बिल्डिंग एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग या बिल्डिंग एकॉस्टिक्स, ठीक है। ये 3 यूनिट आपको यूनिट 1 में ही पढ़ना है। इसी प्रकार से जो अगला यूनिट है वो भी हम आपको दिखाते हैं, और उसके बाद हम फर्स्ट यूनिट का डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है। इसके बाद यूनिट फर्स्ट था, यूनिट सेकंड में आइए। यूनिट सेकंड में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट सेकंड में पढ़ना है आपको ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है, अब ऑप्टिक्स में कौन कौन से टर्म के बारे में पढ़ना है उसको भी जरा हम लोग डिस्कस करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले बेसिक ऑप्टिकल लॉ, यानी ऑप्टिक्स का जो बेसिक नियम होता है, जैसे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, इन सभी का प्रोसेस में यूज कहाँ पे होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके नियम क्या है, उन सभी के बारे में यहाँ पढ़ना है। लेकिन क्या इतना से खत्म हो जाएगा, ना बबुआ ना, जरा देखिए क्या पढ़ना है इसमें। और आपको पढ़ना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ना होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना होता है। और क्या पढ़ना है, क्रिटिकल एंगल पढ़ना है, कंडीशन पढ़ना है उसके लिए। उसके बाद क्या पढ़ना है आपको, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो हमने पूरा का पूरा सिलेबस को आपको समझाने के लिए एक एक पॉइंट बाय पॉइंट करके हमने इसको तोड़ करके आपको दिखाया है, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ना है, पहले तो बेसिक लॉ हो गया, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, उससे रिलेटेड जितने सारे टर्म है वो हो गया। उसके बाद आपको पढ़ना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ऑप्टिक्स में यानी लाइट से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं जो लाइट पे वर्क करता है, जैसे कैमरा। कैमरा कब काम करता है, अंधेरा में काम करता है, बोलिए करता है कुछ कैमरा, जनरली बात कीजिए, जनरली अंधेरा में कैमरा भी काम नहीं करता है। हम लोग आंख से देखते हैं, आंख हमारा अंधेरा में काम करता है ना। यानी लाइट से रिलेटेड जितने सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, जैसे कौन कौन सा हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और उसका मैग्निफिकेशन, कि यदि कोई बॉडी को हम देख रहे हैं इन इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, तो हम उसका साइज को कितना बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं।
इन सब चीज़ों के बारे में इसमें ऑप्टिक्स में पढ़ना है। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, या अभी सिलेबस का डिस्कशन नहीं कंप्लीट नहीं हुआ है, बस हमको यूनिट आपको बता रहे हैं। फिर फास्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, उसका हम लोग डिस्कशन बेहतर तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये यूनिट 2 हुआ। यूनिट थर्ड में जरा देखिए क्या है। यूनिट थर्ड है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी जो चीजें पढ़ना है उसको हमने दिखाया है। फर्स्ट में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुलाम्स लॉ। जो लोग 12th वाले होंगे उन लोगों को कुलाम्स लॉ के बारे में जानकारी होगा। कुलाम्स लॉ से रिलेटेड जितने सारे टर्म हैं, जैसे फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद गॉस लॉ और उसके सारे एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद आपको इसी चैप्टर में आपको कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ना है। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कितने प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर बनता कैसे है, इसका कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर इसका एप्लीकेशन डाइलेक्ट्रिक अगर इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा। तो इस प्रकार से इसमें भी 3 टर्म में हमने आपको बताया, एक कैपेसिटेंस से रिलेटेड, दूसरा गॉस लॉ और तीसरा बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट आइए, चौथा यूनिट जो है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको करंट से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। देखिए कौन कौन सा है। तो करंट में बेसिक करंट के बारे में, सबसे पहले करंट क्या होता है, कितने प्रकार का करंट होता है। देखिए करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इट्स यूनिट, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट। फिर आता है टर्म रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, उसका यूनिट क्या है, कौन कौन से टर्म रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। इन सभी चीजों को हम लोग को एक एक करके देखना है। और फिर इसके बाद एक टर्म आता है कार्बन रेजिस्टेंस और कलर कोडिंग। यानी जब कोई हम रजिस्टर बनाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, कलर कोडिंग क्या होता है, इन सभी को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आता है कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आगे इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही और क्या पढ़ना है आपको, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ना है, कुछ नियम पढ़ना है, जैसे ओम्स लॉ क्या होता है। फिर आपको किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ना है। कौन सा लॉ के बारे में, किरचॉफ्स लॉ के बारे में। किरचॉफ्स लॉ के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, करंट और वोल्टेज वाला। उसके बाद आपको व्हिटस्टोन ब्रिज का नियम पढ़ना है और इन सभी का आपको एप्लीकेशन पढ़ना है। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है, ये टोटल का टोटल क्या है, कुछ लॉ है। ठीक है, यहाँ पे आपको बेसिक चीजें पढ़नी थी। ठीक है, इतना में बेसिक। उसके बाद जरा आइए, इसमें भी अभी और कुछ है। इसके बाद आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पावर, यानी पावर एनर्जी से रिलेटेड। जब हम लोग कोई बल्ब को जलाते हैं तो कितना कंजम्पशन होगा, इस चीजों को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये यूनिट कौन सा हो गया, 4 यूनिट। नेक्स्ट यूनिट 5 में आइए। यूनिट 5 जो आपको पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी जब मैग्नेट कैसे बनता है। इसको भी हमने अलग अलग पार्ट में कर दिया है, देखिए जरा। सबसे पहले तो आपको मैग्नेट मटेरियल के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में कौन सा, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, कब किसी मटेरियल को डायामैग्नेटिक बोलेंगे, कब किसी को फेरोमैग्नेटिक बोलेंगे और कब किसी को पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। कन्वर्जन कैसे होता है, कौन सा फैक्टर है जो कन्वर्जन को इफेक्ट करता है, कितना टेम्परेचर होगा तब ये चेंज होंगे पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक में या फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। ठीक है, तो यहाँ पे मटेरियल के बारे में। उसके आगे मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद जो अगला टर्म आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैराडे लॉ भी बोलते हैं। फैराडे लॉ का आप लोग नाम जानते होंगे कि किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसके बीच रिलेटिव मोशन करवाते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, एक दूसरा टर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद है लोरेंज फोर्स।
लोरेंज फोर्स क्या होता है। उसके बाद आगे पढ़ना है कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो किस प्रकार से उस पर फोर्स लाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसी में लास्ट टर्म में आपको एक और पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ही, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अच्छा एक बात बताइए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना पढ़ करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दिया हुआ है, इसका क्या तरीका है जरा देखिए। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, जो काम करता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे ही काम करता है, ठीक है। यानी यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड काम करते हैं। गैल्वेनोमीटर का नाम सुने होंगे। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जिससे हम लोग करंट का मेजरमेंट करते हैं। उस गैल्वेनोमीटर को हम लोग आमीटर कैसे बनाते हैं, करंट मापने के लिए कैसे बनाने के लिए अगर हो तो हम क्या करेंगे, उस गैल्वेनोमीटर को हम आमीटर कैसे बनाएंगे, वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे। अगर उस गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम लोग को करंट मापना हो या वोल्टेज मापना हो तो हम लोग कैसे उस गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन कर देंगे, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, रूल क्या होता है, नियम क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए आगे 6 यूनिट है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है जरा वो देखिए। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में आपको पढ़ना है, आप लोग मटेरियल जाने होंगे। मटेरियल, मटेरियल क्या क्या कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुने हैं। चालक, अचालक और अर्धचालक। तो अभी तक आपने चालक को बेहतर तरीके से पढ़ा होगा, अर्धचालक को नहीं पढ़ा होगा और कुचालक को तो पढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा एप्लीकेशन अभी तक देखने को मिला नहीं था। लेकिन अब आपको चालक यानी कंडक्टर का ज्यादा एप्लीकेशन इस वाले में नहीं पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, अर्धचालक, जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं, वो कैसे काम करेगा। सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, उससे बनने वाला फिजिक्स यहाँ पे है, ठीक है। यानी आपको पढ़ना क्या है, सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, कब किसी मटेरियल को सेमीकंडक्टर बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, डायोड कैसे बनता है, डायोड होता क्या है, पीएन जंक्शन क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, डिप्लेशन लेयर क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। किसमें, तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में। साथ ही साथ आपको ट्रांजिस्टर भी पढ़ना है। ट्रांजिस्टर क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो इन सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। और एक लास्ट सेक्शन इसमें बचता है सेल के बारे में। फोटो सेल, फोटो सेल क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशन हमको देखना है, ठीक है। तो ये हो गया छठा यूनिट। और लास्ट यूनिट जो आपको बचता है वो है 7वां यूनिट, जो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ना है उस चीज को भी हम लोग जरा देख लेते हैं और फिर हम लोग यूनिट बाय यूनिट इसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है इसमें पढ़ना है लेजर के बारे में। लेजर क्या होता है, आप लोग रट्टा मार लिए होंगे, लेजर का क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, रट्टा मार लियो। लेकिन काम कैसे करता है, लेकिन काम कैसे करता है, किस प्रकार से लाइट इमिट होता है, कैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इसके द्वारा जो लाइट इमिट होता है वो एम्पलीफाइड होता है, इन चीजों को हमको इसमें देखना है, ठीक है। उसके बाद टाइप देखना है और उसके बाद इसका एप्लीकेशन देखना है। एक टर्म हो गया लेजर, इसमें पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है फाइबर ऑप्टिक्स, यानी फाइबर केबल के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। फाइबर केबल क्या होता है, कैसे ये काम करता है, क्लियर है, कैसे काम करता है, और फिर उसको हम लोग बनाएंगे कैसे, कैसे वो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका यूज कहाँ करते हैं। ये दूसरा टर्म इसमें हुआ। और तीसरा टर्म इसमें पढ़ना है नैनो साइंस के बारे में, कि नैनो साइंस क्या होता है, किस प्रकार से इसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल 7 यूनिट, टोटल 7 यूनिट हो गया। अब हम लोग फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट यूनिट कौन सा था, फर्स्ट यूनिट कौन सा था, वेव मोशन। अब वेव मोशन को हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, बेसिक बातें, और किस प्रकार से इसको हम लोग पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, ठीक है।
चलिए देखिए, फर्स्ट यूनिट हम आप लोग को बताते हैं वेव मोशन। वेव मोशन क्या होता है? सारा का सारा हमने आपको पीपीटी बना करके आपको तैयार कर दिया है, ठीक है। चलिए समझिए आप। सबसे पहले वेव और वेव मोशन में डिफरेंस होता है, आप जरा समझिए वेव मोशन क्या होता है। वेव मोशन क्या होता है? वेव मोशन बोला जाता है, वेव मोशन, वेव मोशन और वेव दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा। वेव बोलते हैं कि जो डिस्टरबेंस होता है किसी भी चीज की वजह से, ठीक है, डिस्टरबेंस। जैसे आप कुछ बोल रहे हैं यहां पे, जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस एयर में कुछ डिस्टरबेंस होता है। ये अलग बात है कि आप देख नहीं पा रहे, ठीक है। बेहतर दिखने वाला एग्जांपल, जब आप पानी में पत्थर मारते हैं, किसी गड्ढा में पानी है और वहां पे आप पत्थर मारते हैं, तो आप देखे होंगे पत्थर क्या होता है, इस प्रकार से पत्थर से पानी में एक हलचल उत्पन्न होता है, डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। उस डिस्टरबेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, उस डिस्टरबेंस को हम लोग वेव बोलते हैं। लेकिन वेव मोशन क्या हुआ? वेव मोशन ऐसे समझिए, मान लीजिए ये पानी है, जब आप इसमें आप क्या करते हैं, पत्थर को ड्रॉप करवाते हैं, तो ये पानी क्या होता है, इस प्रकार से आगे बढ़ता है। लेकिन आप देखते होंगे, क्या देखते होंगे, ये जो हलचल है, यही हलचल पहले इस प्रकार से था, फिर ये आगे बढ़ता है। ये हलचल कुछ इस प्रकार से होता है, यही हलचल अब यहां पे पहुंच गया है, फिर यही हलचल क्या होगा, आगे पहुंचेगा, ठीक है। यही चीज यहां पे, तो आप देख रहे हैं कि जब आपने कोई पत्थर को ड्रॉप करवाया तो जो हाइट उसको मिला, ये हाइट पहले यहां पे था, फिर यहां पे हुआ, फिर यहां पे हो गया। तो धीरे धीरे ये हाइट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो ये जो मोशन कर रहा है, ये जो हाइट आपको मिला, यहां से पहले नॉर्मल केस में इतना था, जब आपने पत्थर मारा तो पानी का जो उछाल हुआ यहां पे हुआ, लेकिन यही उछाल धीरे धीरे क्या हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। तो इस आगे बढ़ने का जो डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है, डिस्टरबेंस को हमने वेव बोला, लेकिन जो डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है उस डिस्टरबेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव मोशन बोलते हैं। तो वेव और वेव मोशन में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। इसका हम वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे किस प्रकार से वेव होता है और किस प्रकार से वेव मोशन होता है, ठीक बात है। तो ये पढ़ना है आपको, किस में, फर्स्ट यूनिट पढ़ना है वेव मोशन के बारे में। तो दोबारा देखिए यहाँ पे वेव मोशन क्या होता है, हमने आपको डिफिनेशन लिख दिया है। वेव मोशन इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है, तो सुनिए, एनर्जी कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई रस्सी को आप बम्प करते हैं, या जो चीजें हम बोल रहे हैं, जो चीज हम बोल रहे हैं वो दूर तक ट्रांसफर हो रहा है। जब आपने पत्थर मारा, जब आपने क्या किया, पत्थर मारा तो ये जो हाइट मिला, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई पार्टिकल रख देते हैं, ठीक है, ये हाइट की वजह से हाइट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो ये हाइट आगे बढ़ रहा है। तो जो आपने एनर्जी दिया हाइट देने में, हाइट देना किसी चीज को, पानी को, ये पानी है तो ऊपर उठा, तो पानी को ऊपर उठाने के लिए कुछ एनर्जी लगा कि नहीं लगा, बताइए। तो आपने पत्थर मारा तो ये एनर्जी ऊपर गया, लेकिन यही एनर्जी क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो वेव मोशन क्या होता है कि वेव मोशन वैसा मोशन जिसमें हम लोग एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट कर दिए, यानी हमने यहां से जो एनर्जी दिया, वो हाइट के रूप में हमको लास्ट एंड तक मिल गया। लेकिन यहां पे एक समस्या होता है,
जो आपने पानी यहाँ पे था, जो पानी यहाँ पे था, ऐसा नहीं है कि ये वाला पानी यहाँ पे आ जाता है। ये हलचल की वजह से हाइट हमको कहाँ पे प्राप्त होता है, लास्ट एंड पे प्राप्त होता है। तो जो एनर्जी हमने यहाँ पे दिया था वही एनर्जी हमको कहाँ प्राप्त हो गया, लास्ट एंड पे। यानी वेव मोशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम लोग एनर्जी को या मोमेंटम को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करते हैं बिना कोई पार्टिकल के मोशन के। ध्यान से सुनिएगा, हम बोल रहे हैं पार्टिकल के मोशन से। पार्टिकल यहाँ पे वाइब्रेट कर रहे हैं, पानी के जो पार्टिकल है ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वाला पानी यहाँ तक नहीं जाता है। ठीक है, एक रस्सी को आप बम्प करते हैं, बम्प करने का मतलब इस प्रकार से उछालते हैं, तो आप देखेंगे रस्सी को जब बम्प कीजिएगा तो ये जो पहले ये स्टेट था, जब रस्सी को हम यहाँ से बम्प करेंगे यानी हाइट देंगे इस प्रकार से, तो यही हाइट लास्ट एंड तक मिलेगा। और अगर आपने यहाँ पे हाथ रखा हुआ है तो इस प्रकार से रस्सी को बम्प करने के बाद हाथ में आपको चोट लग जाएगा। तो जो एनर्जी हमने दिया वो लास्ट एंड तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? लेकिन क्या यहाँ वाला रस्सी यहाँ पे चला गया? नहीं गया, लेकिन एनर्जी का ट्रांसमिशन हो गया। तब इस प्रकार के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव मोशन बोलते हैं। और उस डिस्टर्बेंस को क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा? अब आगे आते हैं वेव मोशन में, और हमको इसमें क्या पढ़ने हैं। ठीक है, वेव मोशन के बाद आपको इसमें जो पढ़ना है वो जरा देखिए। इसके बाद वेव क्या होता है? ए वेव इज डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल थ्रू ए मीडियम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। यानी वेव क्या है? एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट होता है बिना मीडियम के, मीडियम में उस पार्टिकल को ट्रांसमिट किए हुए है। ठीक है, तो ये वेव था और ये वेव मोशन हो गया। अब आगे आपको जो पढ़ना है इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। क्या क्या इसमें अगर वेव को ट्रांसमिट करवाना है एक जगह से दूसरे जगह तो क्या क्या उसके पास प्रॉपर्टी होने चाहिए, कौन कौन से फैक्टर पे अफेक्ट करेगा, कौन कौन से वो टर्म है जिस पे ये वेव डिपेंड करता है। वाटर में अलग ट्रांसमिट होता है, एयर में अलग ट्रांसमिट होता है, सॉलिड में अलग ट्रांसमिट होता है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, इस चीजों को आपको इसमें क्या करना है? डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए आगे आपको इसका पढ़ना है, टाइप के बारे में पढ़ना है कि वेव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वेव का टाइप क्या होता है, चलिए समझिए। वेव का टाइप के लिए तो वेव का प्रकार हम लोग अलग अलग बेसिस के अकॉर्डिंग, जैसे आप लोग संज्ञा पढ़े होंगे 5 क्लास में 6 क्लास में, संज्ञा यानी नाउन पढ़े होंगे। नाउन को जनरली 3 भाग में बांटते हैं, लेकिन 5 भाग में बांटते थे कि नहीं? तो डिपेंड करता है कि किसके अकॉर्डिंग बांट रहे हैं। ठीक है, हम आदमी को 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। एक लालच आदमी होता है, एक बिना लालच आदमी होता है। लालच के बेसिस पे हम लालच और बिना लालच वाला बना दिए, लेकिन हाइट पे बोले तो एक नाटा आदमी, एक छोटा आदमी, एक बड़ा आदमी कर देते कि नहीं? तो डिपेंड करता है कि कौन सा बेसिस मान करके आपने इसको कैटेगराइज किया है। उसी प्रकार से वेव को भी अलग अलग बेसिस पे बांटने पे अलग अलग टाइप होते हैं। तो देखिए सबसे पहला कौन सा बेसिस पे, देखिए कौन सा बेसिस पे, सबसे पहला जो बेसिस माना हुआ है यहाँ पे, बेस्ड ऑन द मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन। अब मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन का मतलब होता है फैलना। ठीक है, हम वेव ट्रांसमिट करवा रहे हैं तो उसमें मीडियम रिक्वायर्ड है या नहीं है। इस बेसिस पे वेव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव बोला जाता है वैसा वेव जिसमें मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा, और नॉन मैकेनिकल बोलते हैं जिसमें मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, तब उस प्रकार के वेव को नॉन मैकेनिकल, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। कौन सा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं नॉन मैकेनिकल को। ठीक है, तो मीडियम के अकॉर्डिंग 2 प्रकार के वेव, मीडियम पे बेस्ट हम लोग करते हैं। तो कौन सा? मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। हिंदी में इसको बोलते हैं यांत्रिक और इसको गैर यांत्रिक, या इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्या होता है? विद्युत तरंगीय। ठीक है, वेव। अब आगे इस वेव को हम लोग अलग अलग टाइप में बांटते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला को नहीं, कौन वाले को? नॉन मैकेनिकल वाला, मैकेनिकल वेव को। ठीक है, कौन सा बेसिस पे? सुनिए, अलग बेसिस है। पहला है बेस्ड ऑन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। जब वेव ट्रांसमिट होता है तो उसके जो पार्टिकल होते हैं वाइब्रेट करते हैं। हमने अभी बताया एक्चुअल में वाटर यहां से वहां तक नहीं जाता है, लेकिन वाटर वहां पे ऊपर नीचे करता है, इस प्रकार से वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेशन हम बोल रहे हैं तो ये अलग चीजें हो रहा है, और मोशन बोल रहे हैं तो अलग चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग की जो वेव हो ट्रांसमिट हो रहा है उसके पार्टिकल क्या है, किस प्रकार से हैं, वाइब्रेट करेंगे,
उसके बेसिस पे वेव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। पहला ट्रांसवर्स और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। क्या होता है जरा सुनिए। ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है, ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है कि जिस वेव को ट्रांसमिट होते हैं, यानी मान लीजिए ये वेव अगर ऐसे ट्रांसमिट हो रहा है, ऐसे, तो इसके पार्टिकल अगर ऐसे ट्रांसमिट हो रहा है, वेव इधर जा रहा है, वेव इधर जा रहा है और पार्टिकल इस प्रकार से, तो जिस डायरेक्शन में वेव फैल रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर क्या हो, पार्टिकल वाइब्रेट करे, तब इस प्रकार के वेव को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। कौन सा वेव बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद अगर इस डायरेक्शन में वेव जा रहा है, वेव अगर ऐसे जा रहा है और पार्टिकल इस प्रकार से वाइब्रेट करे, तो ये कौन सा हो जाएगा? ट्रांसवर्स वेव हो जाएगा। कौन सा वेव हो जाएगा? ट्रांसवर्स वेव। लेकिन वेव अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर, इसी डायरेक्शन में पार्टिकल अगर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में वेव जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर इसके पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसको कौन सा बोल देते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोल देते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव बोल दिया जाता है। ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, इन दोनों को हमको और डिटेल में पढ़ना है। किस प्रकार से इसका प्रॉपर्टी होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। फिलहाल हमने टाइप देखा। अगला बेसिस होता है, अगला जो बेसिस है, बेस्ड ऑन एनर्जी ट्रांसफर। किस प्रकार का एनर्जी ट्रांसफर, यानी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है। इस प्रकार से उसके बेसिस पे वेव के 2 टाइप होते हैं। पहला होता है स्टैंडिंग वेव और दूसरा होता है प्रोग्रेसिव वेव। कौन कौन सा? स्टैंडिंग और प्रोग्रेसिव वेव। तो अब स्टैंडिंग वेव किसको बोलते हैं? तो वैसा वेव जिसमें एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं होता है। सुनिए, विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी का ट्रांसफर किए हुए वेव क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट होता है, तब उसको हम लोग स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। और प्रोग्रेसिव किसको बोलते हैं? तो जब वो एनर्जी को ट्रांसमिट करेगा तब उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे। ठीक है। तो इतने सारे टाइप आपको पढ़ने हैं, लेकिन हम फिर से बोल रहे हैं, अभी इसका मतलब ये नहीं कि वेव मोशन खत्म हो गया, नहीं। अभी बस हमने आपको ये बात बताया कि कौन कौन सा चीजें हमको पढ़नी है, और अभी इसको पूरा, यानी दोबारा से जब सिलेबस स्टार्ट होगा तब पूरा डिटेल में इसको पढ़ा जाएगा कि किस प्रकार से एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। बकायदा इसका आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा और आपको दिमाग में जबरदस्ती ठूसा जाएगा ताकि आपको समझ में आया और याद रहे एग्जाम के पेपर तक। ठीक है। अगला, अब ये हो गया वेव के बारे में, वेव का टाइप हो गया। आगे देखिए आपको क्या पढ़ना है। अब डायमेंशन के अकॉर्डिंग भी होता है वेव का, नंबर ऑफ डायमेंशन के अकॉर्डिंग भी वेव का होता है। 1 डायमेंशनल वेव होता है, 2 डायमेंशनल वेव होता है और 3 डायमेंशनल वेव होते हैं। ठीक है। 1 डायमेंशनल कहने का मतलब कि वेव एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका लेंथ मान रहे हैं तो लेंथ, विड्थ मान रहे हैं तो विड्थ, हाइट मान रहे हैं तो हाइट। लेकिन 2 डायमेंशनल में क्या होंगे? हेने भी और होने भी। लेकिन 3 डायमेंशनल कहने का मतलब हेने, होने और होने, 3 डायमेंशनल। ठीक है। आई जे के, आप लोग जो 12th वाले होंगे वो पढ़े होंगे 3 डायमेंशनल। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 टाइप और हुए। इसके आगे कुछ आपको पढ़ना है, फिर देखिए सारा का डेफिनेशन लिखा हुआ है। इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ने होते हैं, जैसे कौन कौन से टर्म है वो देखिए। देखिए, क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है। इन सभी टर्म को आपको क्या करना है? पढ़ना है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में इन सभी टर्म को आपको क्या करना है? पढ़ना है। क्या होता है एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ किसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वेव मोशन है इसमें हमको इतनी बातें, सभी का यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, बाकायदा आपको दिमाग में समझाया जाएगा। तो ये था वेव मोशन में इतना पढ़ना। लेकिन वेव मोशन अभी खत्म नहीं हुआ है, वेव मोशन यूनिट वाले में ही SHM भी आपको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? और आपको एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग भी पढ़ना है। तो ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम वेव मोशन के में और क्या क्या पढ़ने हैं, जो एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग है और
एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग के बाद कौन सा एसएचएम है, उसमें कौन सा चीजें पढ़ने हैं, और बाकी सब जो यूनिट है उसमें क्या पढ़ना है, उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप सभी लोग तक पहुंचा दीजिए कि ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो गया है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।